क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकंड। दो ट्रेन है एक दूसरे को 14 सेकंड में क्रॉस कर जाता है व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है along a parallel track. The faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds. तो ये सेकेंड लाइन से अगर आप देखेंगे ना तो फास्टर ट्रेन का आपका स्पीड फाइंड आउट हो जाएगा। If speed of other train is 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन द फास्टर वन, its length in meter is, मतलब स्लोअर ट्रेन का आपको लेंथ फाइंड करना है। चलिए इस स्टेटमेंट को पहले एनालाइज करते हैं। द फास्टर ट्रेन इज 160 मीटर लॉन्ग एंड क्रॉसेज अ लैम्प पोस्ट इन 12 सेकेंड। सो फास्टेस्ट ट्रेन जब एक लैम्प पोस्ट को क्रॉस करेगा तो अपना जो लेंथ होगा ट्रेन का वही डिस्टेंस कवर करेगा। सो स्पीड ऑफ वी ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन कैन बी रिटन एज लेंथ ऑफ ट्रेन जो कि 160 मीटर है डिवाइड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस द लैम्प पोस्ट दैट इज 15। तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा 160 ओवर 12। सो दिस इज 4 से अगर करेंगे तो 40 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड। ये किसका हो गया? फास्टेस्ट ट्रेन का स्पीड हो गया। ओके अब कह रहा है कि द स्पीड ऑफ अदर ट्रेन इज 6 किलोमीटर पर आवर लेस देन। सो 6 किलोमीटर पर आवर को हम लोग लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 ओवर 18। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा मीटर पर सेकेंड से। नहीं भी समझ में आया हो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक्सप्लेन। किलोमीटर पर आवर, अगर 1 किलोमीटर पर आवर है तो ये 1000 मीटर होगा और आवर में 1 घंटे में 3600 सेकेंड होगा। सो दिस इज मीटर पर सेकेंड। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से 5 2 से 2 पंचे 10 और 18 बार में कैंसिल हो जाएगा। सो ये हमारा हो गया 5 ओवर 18 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है कि किलोमीटर को अगर 5 और 18 मीटर पर सेकेंड से हमें क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा तो हमें ये आ जाएगा, क्या कहते हैं, मीटर पर सेकेंड में। सो 6 1 जा 6 6 3 जा 18। सो 5 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड, ये 6 किलोमीटर पर आवर का मान है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्लोअर ट्रेन जो स्पीड है स्लोअर ट्रेन का वो फास्टर ट्रेन से 6 किलोमीटर पर आवर कम है। मतलब इसमें हम 5 ओवर 3 को माइनस करना होगा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि फास्टर ट्रेन जो है इसका स्पीड 40 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन राइट हियर 40 ओवर 3 माइनस 5 ओवर 3। सो ये हो जाएगा 35 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन भी आ गया हमारे पास। अब क्या करना है कि ये इंफॉर्मेशन देखिए, 14 सेकेंड में ट्रेन एक दूसरे को क्या कर ले क्रॉस कर लेता है जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो स्पीड जो रिलेटिव होगा अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? ऐड हो जाता है। सो स्पीड रिलेटिव जो ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 40 ओवर 3 प्लस 35 ओवर 3। सो 75 ओवर 3 हो गया, 75 ओवर 3 मीटर पर सेकेंड में है तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 एकम 3 और नहीं 15 नहीं 25 हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, 25 या 75, 40 35 75 हो जाएगा डिवाइड बाई 3। तो 25 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव स्पीड हो गया। अब टाइम कितना लगता है क्रॉस करने में? 14 सेकेंड। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल। जब एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेन का लेंथ L1 प्लस L2। तो फर्स्ट ट्रेन का लेंथ 160 मीटर गिवन है, दूसरे का हमें फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय टोटल टाइम। और टोटल टाइम जो लग रहा है ये है 14 सेकेंड डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। सो दिस इज 25, ये 25 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू कितना गिवन है? 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड में सारा कुछ है और सेकेंड में। सो 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 25 चौका 100 का 0 हाथ में 10 25 51 25 10 35 कितना हो गया? 350 हो गया। सो x इज इक्वल टू 350 ओके माइनस 160। सो ये हो गया हमारा 0, 15 में से 6 जाएगा 9 और 2 में से 1 गया 190 मीटर। ऑप्शन 3। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया, राइट।
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखिए इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन क्या होता है, एक पॉलीगॉन होता है जिसका रेगुलर होता है पॉलीगॉन जिसमें 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, देन द लेंथ इन सेंटीमीटर ईच साइड ऑफ हेक्सागन। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। देखिए, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर ये हमने ट्रायंगल मान लेते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका साइड कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है 3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में बाद में रख लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का हो गया। अब कह रहा है कि रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन बनाते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ये रेगुलर हेक्सागन जो होता है बेसिकली 6 साइड से क्लोज्ड फिगर होता है, और अगर इसका जो सेंटर होगा, इस सेंटर से इसके सभी वर्टिसेस को मिलाएंगे, ठीक है। तो चूंकि सिमेट्रिक फिगर होता है तो ये सारे के सारे छोटे छोटे जो ट्रायंगल है ना, ये सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल है। मतलब अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बना होता है इस शेप में, ठीक है। सो एरिया, एरिया ऑफ हेक्सागन, हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के बराबर, तो √3/4 इंटू साइड हम मान लेते हैं एक्स का स्क्वायर। और क्वेश्चन में यही कह रहा है कि दोनों एरिया बराबर है, तो 6/4 इंटू √3 इंटू √3 इंटू एक्स स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू √3/4 12 का स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करना बहुत ही इजी। √3 से √3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12, दो बार मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई 6, 6 को इससे कर देंगे दो बार से, सो वी कैन राइट हियर 2 इंटू 6, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, सो 2√6 ऑप्शन है, ऑप्शन 4 है हमारा सही ऑप्शन। हो गया, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ABCDEF इज 2 सेंटीमीटर। अगेन हेक्सागन का क्वेश्चन आ गया, तो एक हेक्सागन हम लोग बनाते हैं इस तरह से। अभी अभी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि हेक्सागन क्या होता है, और ये हमारा बन गया ABCDEF। इजी सा क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चाहिए आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए। अब कह रहा है कि गिवन है इट टी पॉइंट ABCD इज 2 सेंटीमीटर, सभी का साइड गिवन है 2 सेंटीमीटर। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर इट टी पॉइंट इज इट्स टी इज मिड पॉइंट ऑफ CD का ये जो पॉइंट है ये मिड पॉइंट है, ठीक है। सो दिस इज मिड पॉइंट, और सभी का 2-2 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर और ये 1 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AT, ये T पॉइंट है। सो हमें लेंथ ऑफ AT फाइंड करना है। देखिए लेंथ ऑफ AT क्या होगा, इसको मैं यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये लेंथ फाइंड करना है। ओके, अब देखिए ध्यान से कि A के ठीक अपोजिट है हमारा क्या, D पॉइंट, ठीक है, और ये T मिड पॉइंट है। तो इसको थोड़ा सा इरेज करके एक बार एक मिनट, वेट ए मिनट, इसको इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। और थोड़ा सा रेड लाइन से ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल ATC बन गया, ट्रायंगल ATC। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर, एक बार सेंटर से मिलाएंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। अभी हम लोग डिस्कस किया। सो AD का लेंथ हमारे पास है 4 यूनिट, 2 + 2 4 यूनिट। ओके, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर हम लोग ले लेंगे, ठीक है। TD का लेंथ हमें पता है, TD का लेंथ कितना है, TD का लेंथ है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ AT। AT का लेंथ क्या होगा। अब देखिए AT का लेंथ कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। एक इंपॉर्टेंट तरीका यहाँ पे हम लोग एक चीज देखेंगे कि देखिए यहाँ पे ये एंगल ज्वाइन किया, क्या ये 90 एंगल है, ऐसा कुछ गिवन नहीं कि ये 90 एंगल एक एंगल है।
सिमिलरली ये कितना एंगल ये भी नहीं पता है, लेकिन हमें ये चीज़ पता है कि ये टोटल 120 एंगल है और जो AD है इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो अब देखिए आपके पास एक ट्रायंगल आ गया, बहुत ही इत्मीनान से देखेंगे ऐसा ट्रायंगल आ गया जिसमें ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये 4 यूनिट गिवन है, ठीक है, और एक ये यूनिट गिवन है और हमें ये साइड निकालना है। ध्यान से देखेंगे A, T और D और ये हमें साइड ये निकालना है X। तो एक ट्रायंगल ATD में देखिए एक एंगल गिवन है, तो क्या हमारे पास थोड़ा सा ये 11th का पार्ट आ जाता है, कॉस थीटा, कोसाइन रूल याद होगा, कॉस थीटा जो एंगल होता है इसके ये जो एंगल है इसका कोसाइन क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ध्यान समझेंगे, माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2BAB, 2 इंटू ए इंटू बी, ए बी होगा। जैसे ये एंगल है, ठीक है, इस एंगल का कोसाइन जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू 1 इंटू 4, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब जो साइड होगा एडजेसेंट साइड, एंगल का एडजेसेंट साइड उसके मल्टीप्लीकेशन में लेंगे। सो कॉस 60 डिग्री कैन बी रिटन एज cos 60 डिग्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको हम ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे और इसको सी मानेंगे। सो ए स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, बी स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक्स है, ये हमें निकालना है, डिवाइड बाई ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, ए इंटू बी का वैल्यू 4। cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, सो वी कैन राइट हियर 1/2 इज इक्वल टू 1 प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, कैट का क्वेश्चन है भाई, समझ के करना है, इंटू 4। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 4 इज इक्वल टू कितना हो गया 17 माइनस एक्स स्क्वायर, हेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 4 दैट इज 13, सो एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 13, माइनस लेना नहीं है क्योंकि लेंथ जो है ट्रायंगल का वो पॉजिटिव होगा, ठीक। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो आप यूनिटरी मेथड से भी निकाल सकते क्वेश्चन को। चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अनु, विनु एंड मनु कैन कंप्लीट ए वर्क, कोई एक वर्क है, ठीक है, वर्क का अमाउंट क्या है यहाँ पे ये नहीं गिवन है, सो वर्क मान लेते हैं, ठीक है, वर्क, इस वर्क को कंप्लीट करता है, अनु को काम कंप्लीट करने में 15 दिन लगता है, ठीक है, वीनू को 12 दिन और मनु को 20 दिन, सभी को अलग अलग लगता है, तो यहाँ पे गिवन है। तो आगे हम और ये कह रहा है कि वीनू वर्क एवरी डे, तो वीनू वर्क एवरी डे, ध्यान से पहले मैं यहाँ पे कुछ डे वाइज वर्क लिख रहा हूँ, सपोज ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इसी तरह वीनू हर दिन काम करता है। अनु वर्क ओनली अल्टरनेट डे, अनु यहाँ काम करेगा, अनु यहाँ काम करेगा, अनु यहाँ काम करेगा, अल्टरनेट डे पे करेगा फर्स्ट डे के हिसाब से, और मनु कह रहा है अल्टरनेट डे पे काम करेगा सेकंड डे, तो मनु यहाँ पे मनु जो है मनु जो है कहाँ काम करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ, तो मनु जो है यहाँ पे करेगा सेकेंड डे में, थर्ड डे में नहीं करेगा, ऐसे काम चलेगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया। तो अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट दिन में वीनू और अनु ने किया, सेकेंड डे में वीनू और मनु ने किया, थर्ड डे में वीनू और अनु ने किया, मतलब वीनू तो कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है और अनु रिप्लेस हो रहा है मीनू से, मानु से, और मानु रिप्लेस हो रहा है अनु से अल्टरनेट डे पे। अब देखिए वर्क हम देखें यहाँ पे तो अनु जो है काम कंप्लीट कर रहा है कितने दिन में, 15 दिन में, ठीक है, तो एक दिन में 1/15 पार्ट्स काम कंप्लीट करेगा। वीनू जो काम कंप्लीट कर रहा है 12 डेज में, सो एक दिन में 1/12 पार्ट काम कंप्लीट कर लेगा, सो 1/12 पार्ट कंप्लीट कर लेगा, और ये मेथड है। और मानु जो है 20 दिन में, तो एक दिन में 1/20 पार्ट कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। ये एक दिन का वर्क हो गया अनु का, वीनू का और मानु का। अब वीनू प्लस अनु फर्स्ट डे में अनु और वीनू काम कर, देखिए एक तरीका भी मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट डे की अगर बात करें, फर्स्ट डे का जो वर्क होगा ये 1/15 प्लस 1/12 होगा फर्स्ट डे का वर्क। इसका अगर हम देखें तो 15 और 12, 15 12 का एलसीएम कितना होगा 60 ले लेते हैं,
तो 15 चौका 60 और 12, 15 चौका 60, 12 पंचे 60, सो 9/60 हो गया फर्स्ट डे का वर्क। सेकेंड डे का वर्क अगर हम देखें, ये हो जाएगा 1/15 वीनू के द्वारा किया गया काम प्लस मानू के द्वारा काम 1/12, ठीक है 20। सो इसके द्वारा देखेंगे तो अगेन एलसीएम 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4 + 3, सो दिस इज 7/60। अगर 2 दिन का काम की बात करें तो 9 7 16, 2 दिन का काम क्या हो जाएगा, 2 डेज का काम 16/60, टोटल काम का 16 पार्ट 2 दिन में हो जाएगा। तो 16 चौका 64, अगर 4 पेयर की बात करें, ठीक है, तो अगले 2 दिन में अगेन 16/60, अगले 2 दिन में अगेन 16/60, अगले तो 16 × 48 हो गया। अब अगले 2 दिन की अगर हम बात करेंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है 64, जो कि 60 से क्रॉस कर जाएगा। तो ये 2 2 2 3 कितना 6 दिन हो गया, 6 दिन हो गया काम करते हुए। अब जो 7वां दिन है, 7वां दिन में 5, 7वां दिन में आप देखिए v + a करेगा। तो पहले आप यहाँ पे ये चीज देखिए कि 6 दिन में जो काम हो गया 48/60 पार्ट काम हो गया, ऐड करेंगे तो बचेगा कितना 12/60, मतलब 1/4 काम बचेगा। और ए और बी मिलके अगर हम देखें तो 9/60 काम कर लेता है, 9/60, ठीक है 9/60 पार्ट वाला काम ए और बी मिलके कर लेगा एक दिन में। तो ये 7वें दिन में इतना काम होगा और ये कितना होगा, ये 1/4 से क्या अधिक है, ये 1/4 से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 1/5 होगा। इसको ठीक से कैलकुलेट करेंगे, 12 बन जा 12 5 जा तो 1/5, ठीक है। तो अब 1/5 काम बचा हुआ है, 1/5 काम बचा हुआ है। अब नेक्स्ट डे जो 7th डे होगा v और a करेगा और v और a 1/12 + 1/15 ऐड करते हैं तो इसको हो जाता है 4 और 9/60, 9/60 आ गया। और 9/60 की अगर बात करें तो इस दोनों में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से, तो ये पहला वाला पार्ट बड़ा है, ठीक है ये वाला पार्ट बड़ा है। इसका मतलब है कि ये 7th डे काम कंप्लीट कर लेने के बाद भी कुछ काम रह जाएगा जो कि 8 दिन में काम कंप्लीट होगा, ठीक है 8 दिन में काम कंप्लीट होगा। एक चीज ये समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। लेकिन इसको एक दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, देखिए कैसे, कि मान लेते हैं जिस यहाँ पे एलसीएम है ना 60 60 60, तो मान लेते हैं कि टोटल काम कितना है 60 है। तो पहले दिन का जो काम होगा वो कितना होगा, टोटल काम 60 है। तो जो वीनू है एक दिन में 4 यूनिट वर्क करेगा और ये जो है ए ये 5 यूनिट वर्क करेगा। ध्यान समझेंगे क्योंकि ये 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, टोटल जो है काम 60 हमने एज्यूम किया। तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा तभी तो कंप्लीट होगा। और वीनू का बात करें और अन्नू का बात करें तो एक दिन में 5 दिन काम करेगा तभी कंप्लीट होगा। तो ये 9 यूनिट हो गए, ठीक है। और इसकी बात करें तो यहाँ पे 9 यूनिट ये हो जाएगा और ये है 4 और ये मानू का क्या हो जाएगा 3 7। तो 9 + 7 प्लस ये 2 दिन का हो गया, ठीक है 2 दिन का कितना हो गया 16 यूनिट काम हो गया, ठीक है। तो 2 दिन का काम 16 यूनिट हो गया। अब यहाँ पे 16 या 48 यूनिट हो जाएगा, 6 दिन में काम 48 यूनिट हो जाएगा। 7वें दिन जो आएगा काम 48 + 9 ये कितना हो जाएगा 57 यूनिट काम हो जाएगा 7वें दिन। और 8वें दिन जो है वी ए के बाद वी एम आएगा और वी एम कितना है, वी है हमारा 4 और m है 3 यूनिट ही बचा। तो 8वें दिन काम कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि v 4 यूनिट करेगा ही करेगा और m हमारा कितना यूनिट करेगा 3 दिन। तो 4 और 3 7 दिन काम करेगा तो ये अधिक हो जाएगा। तो 8वें दिन इस तरह से भी हम लोग देख सकते हैं कि काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका 8 सही होगा। देखिए क्वेश्चन जो करेंगे ना इसमें तो एक चीज से करेंगे कि अगर यूनिटरी मेथड लग रहा है कि एक दिन का काम कितना हो रहा है उसे लगा के कर लीजिए, या फिर आप एलसीएम लगा के देखिए टोटल वर्क को ऐसे मानिए जो कि हर एक के टेबल में आए। जैसे 15 के टेबल एलसीएम में आए, लोएस्ट एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में आए। तो इस हिसाब से हम लोग करेंगे। वर्क टाइम से क्वेश्चन था, अच्छा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4। यस, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द अमाउंट नीता एंड गीता टुगेदर
अर्न इन ए डे इक्वल विथ सीता। तो नीता मान लेते हैं एक दिन में एक्स रुपीज कमाती है, गीता मान लेते हैं एक दिन में वाई रुपीज कमाती है, और सीता मान लेते हैं एक दिन में जेड रुपीज कमाती है। क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना है, नीता एंड गीता एक साथ डेट इज एक्स प्लस वाई अर्न इन ए डे इक्वल टू सीता एलोन अर्न इन 6 days। तो यहाँ पे 6 जेड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द अमाउंट ऑफ सीता that is Z, amount of Sita and Nita that is X together earn in a single day equal to Geeta alone in 2 days, so 2y के बराबर हो जाएगा ये। The ratio of daily earning of the one who earn most and that of who earn least is, मतलब सबसे अधिक कौन कमा रहा है और सबसे कम कौन कमा रहा है, यही कह रहा है निकालने के लिए। चलिए जी देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सो यहां से देखिए x ओवर z प्लस y ओवर z। अच्छा, इस इक्वेशन को दोनों को ऐड कर लेते हैं, पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन को कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा रेशियो में। देखिए जब भी आपके पास तीन वेरिएबल क्वेश्चन, तीन इक्वेशन हो, दो और वेरिएबल तीन हो, तो आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे थ्योरी वाला पार्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है, यहाँ हम a1 ले लेते हैं, a2x यहाँ b1 ले लेते हैं, b2y प्लस यहाँ पे c1 और ये c2z इज इक्वल टू 0, दो इक्वेशन है। तो देखिए क्या होता है, x ओवर, ध्यान से देखेंगे, x वाला जो है ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे b1 c2 करेंगे, b1 c2 माइनस यहाँ से b1 c2 होगा, ध्यान से देखिए b1 c2 ऐसे, माइनस b2 c1, b2 और c1 माइनस b2 c1। सो दिस इज इक्वल टू y की जगह हम लोग लिखेंगे माइनस y, ठीक है। और अब इस केस में जब ये वाला लेंगे तो a1 c2 माइनस a2 c1 माइनस a2 c1। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं होगा बट रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं। एंड z इज इक्वल टू, अगेन जब इसको लेंगे तो a1 b2, सो a1 b2 माइनस a2 b1 और ये सारा रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए ये इक्वेशन रेशियो का पार्ट है, रेशियो में आपको ये चीज सिखाया जाता है जब आप कैट की प्रिपरेशन करते हैं। तो इस चीज को हम लोग यूज करेंगे, और इसे यूज करने के लिए जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को फिर से लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस 6z इज इक्वल टू 0, x प्लस x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0। और रेशियो अगेन हम लोग लिखेंगे x ओवर, देखिए ध्यान से, 1 इंटू 1, सो दिस इज 1 माइनस 2 इंटू माइनस 6, तो प्लस 12, तो माइनस 12 हो जाएगा ये टोटल, माइनस 12। सो दिस इज इक्वल टू y ओवर, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, 1 इंटू 1 अगेन 1, y की जगह x का कोफिशिएंट 1 माइनस ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू माइनस 6, तो माइनस 6, सो दिस इज माइनस 6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज। दिस इज इक्वल टू z एंड z इज इक्वल ओवर, z ओवर क्या हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 2, सो दिस इज माइनस 2 एंड माइनस 1, सो दिस इज इक्वल टू k। सो x इज इक्वल टू माइनस 11k, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेट ए मिनट, यहाँ पे y का कितना लिए, y हो जाएगा हमारा, दिस इज y इज इक्वल टू, तो ये 1 माइनस माइनस 6 ये प्लस हो जाएगा, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है, ये प्लस 6 हो जाएगा, तो ये y इज इक्वल टू माइनस 7k हो जाएगा और z इज इक्वल टू माइनस 3k। तो इस हिसाब से ये होगा इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सबसे अधिक कौन सा है, क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ डेली अर्निंग, ठीक है, ऑफ दोज ऑफ वन दो हु अर्न द मोस्ट, सबसे अर्न अधिक क्या, अगर के निगेटिव हो सबसे अधिक कौन कमाएगा, एक्स कमाएगा,
और x कौन है, नीतू, और हु अर्न द लीस्ट, जेड, जेड कौन है, सीता। तो मतलब x इज टू z का रेशियो फाइंड आउट करना है। सो -11 के ओवर -3 के, इसको कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। सो 11:3 रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, आई थिंक ये मिसप्रिंट है, ये ऑप्शन 3 होगा, 11:0, ये 11:3 होगा, इसको करेक्ट कर लेना, 11:0, 3 नहीं 3 होगा, ठीक है, ये रेशियो होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए ये रेशियो का अगर आप चैप्टर सर्च करेंगे तो ये भी आपको मिल जाएगा, वहाँ पे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, कैट के प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इस चीज़ को मैं इसका वीडियो में बना रखा हूँ। चलिए आज ये हो 5 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर है ये 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कहता है ऑनियन इज सोल्ड फॉर 5 consecutive month at the rate of rupees 10, 20, 25, 25 and 50 per kg। तो 5 दिन, सो डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 5 दिन में ऑनियन को बेचा जाता लगातार। रेट जो है फर्स्ट डे का पर केजी, ये रेट है, ठीक है, यहाँ पे रेट लिख लेते हैं। फर्स्ट डे 10 रुपीज़ पर केजी, सेकेंड डेज 20 रुपीज़ पर केजी, थर्ड डेज 25 रुपीज़, 25 रुपीज़ पर केजी, फोर्थ डे 25 रुपीज़ पर केजी एंड फिफ्थ डेज 50 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, ये रुपीज़ है। रेट को यहाँ पे रुपीज़ पर केजी में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये रेट है, इस रेट से बेचा जाता है। अब कह रहा है ए फैमिली स्पेंड अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ऑन अनियन फॉर ईच ऑफ 3 मंथ, मतलब each of 3 months and then spend half the amount on onion for each of the next 2 months। फिक्स्ड अमाउंट यूज कर रहे हैं फैमिली, ठीक है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी। सो मान लेते हैं कि पहले मंथ में एक्स अमाउंट, एक्स रुपीज यूज कर रहा है, ये रुपीज है, ठीक है, तो दूसरे मंथ में भी कितना एक्स यूज करेगा, तीसरे मंथ में भी एक्स यूज करेगा, फोर्थ मंथ में जो है कह रहा है हाफ हो जाता है, x/2 हो जाता है, और फिफ्थ मंथ में x/2 रुपीज ये यूज करता है। The average expense of onion in rupees per kg for the family over these 5 months is closest to। तो कह रहा है कि जो एवरेज जो है एक्सपेंसेस क्या होगा। तो देखिए अमाउंट ऑफ ऑनियन कितना खरीदेगा, तो 10 रुपया पर केजी है, तो x रुपया में x/10 केजी, 20 रुपया है तो x/20 केजी, 25 रुपया पर केजी है तो x/25 केजी, और जब यहाँ पे 24th मंथ में 25 रुपीज पर केजी है तो अमाउंट ये हाफ कर देता है, तो x/2 इंटू 25 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा x/2 इंटू 50। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। तो ये अमाउंट ऑफ ऑनियन हर मंथ में खरीदा गया। तो अगर सिंप्लीफाई करें, टोटल अमाउंट ऑफ ऑनियन बॉट, ठीक है, कितना खरीदा, तो x/10 प्लस x/20 प्लस x/25 प्लस x/50 प्लस x/100, ये टोटल अमाउंट खरीदा। इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 100। ध्यान से देखेंगे तो ये 10x प्लस 5x प्लस 4x प्लस 2x प्लस x, और ये हो गया 10, 5, 15, 4, 19, 19, 3, 22x, 22x/100। इतना क्या खरीदा गया, केजी ऑफ अनियन खरीदा गया। और इसमें टोटल अमाउंट जो खर्च किया गया, एक्सपेंड किया गया वो है
x plus x, that is x plus x plus x plus x over 2 plus x over 2। तो ये 3 और 1 4x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो एवरेज एक्सपेंस कितना हो जाएगा? सो एक्सपेंस एवरेज की बात करें, एवरेज, सो टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट जो एक्सपेंस किया गया होगा दैट इज 4x डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ ओनियन, सो 22x डिवाइड बाय 100। तो ये 100 किसमें चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। ओके, अब इसी को सॉल्व करना। सो ये हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर हम 2 से करें तो ये 11 हो गया, मतलब 200 डिवाइड बाई 11। सो 11 1 जा 11, कितना बच जाएगा इसमें? 11 1 जा 11 नॉट 11 8 जा 88, फिर टू 11 1 जा 11 11 8 जा 88। तो एवरेज एक्सपेंस कितना हो गया? 18.18 रुपीज पर केजी, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो एक्सपेंस होगा एवरेज फैमिली ओवर दीज 5 मंथ इज क्लोजेस्ट टू, तो क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है इसमें? 18, ऑप्शन 2 ये सही होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक स्टेप को हम लोग यहाँ पे फॉलो अप करते हैं और क्वेश्चन को देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ना टफ लेवल में आएगा, इजी नहीं कहेंगे, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे। इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, देखते हैं इस चीज को। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन हो सकता है ये। क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ 3 और मोर, ग्रुप है 3 या उससे अधिक, distinct number that can be chosen from 1 2 3 4 5 6 7 and 8 so that group always include 3 and 5। ग्रुप हमेशा 3 और 5, ग्रुप में हमेशा 3 और 5 होगा, while 7 and 8 are never included together। एक साथ 7 और 8 नहीं होगा। तो कितने ऐसे ग्रुप बनेंगे ये कह रहा है क्वेश्चन। पहले नंबर लिख लेते हैं, रेट से लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नंबर में से हमें 3 या 3 से अधिक का सिलेक्शन करना है, जिसमें 3 और 5 हमेशा रहे। ठीक है, तो 3 5, ठीक है, और 3 का ग्रुप बनाना है, ये हमेशा रहेगा, तो एक ब्लैंक हो जाएगा। मतलब 3 और 5 यहां से निकाल देंगे, तो इसका मतलब है कि 3 5 जब हमेशा रहेगा तो 1 2 4 6 7 8, कोई इसमें से कोई एक आ जाए तो 3 का ग्रुप बन जाएगा। तो नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा इसमें? ध्यान से देखेंगे, 3 और 5 तो ले लिए, 3 का ग्रुप बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 में से कोई एक को हमें सिलेक्ट करना होगा, तो 6C1। तो 6C1 तरीके से जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 ग्रुप बनेगा, मतलब 3 ऐसे ग्रुप होंगे जिसमें 3 के ऐसे 6 ग्रुप होंगे जिसमें 3 और 5 होगा, और 7 और 8 एक साथ नहीं होगा। अब ग्रुप बनाते हैं 4 का, 3 5 और 2 ब्लैंक, 2 ब्लैंक, मतलब अब हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 में से हमें कितना चूज करना? 6 में से 2 चूज करना, 6C2। अब जब हम 2 चूज करेंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम जब 2 चूज करेंगे तो उस 2 में हो सकता है 7 और 8 हो। इसका मतलब है कि अगर 7 और 8 एक साथ नहीं चूज करना है, नहीं लेना है, तो हमें जो है 1 7 और 8 को अगर हटा देते तो हमारे पास कौन सा नंबर बचेगा? 1 2 4 6 4, ठीक है। इसमें से हमें कोई एक भी चूज नहीं करना होगा, राइट। 4C0। तो इसमें से हम कितने तरीके होंगे जो 7 और 8 नहीं होंगे इसमें? तो 4C0, इसमें से कोई, क्योंकि 2 चूज करना है, 2 चूज कर ले, 6C2 माइनस 4C0, इतने तरीके होंगे जिसमें से 7 और 8 नहीं होंगे। तो ये घटाना होगा, क्योंकि इसमें से हमें जो 4 बचा, 4 में से हम 7 और 8 ऑलरेडी निकाल दिए, तो 6 में से 7 और 8 निकाल दिए, हमें लेना ही नहीं है। तो बचा कितना? इतना, ठीक है। हमें कितना का सिलेक्शन करना था? 2 का। इसका मतलब है इस वाले ग्रुप में से अब कोई भी सिलेक्शन नहीं करना होगा, तो -4C0 करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 5 अगर ले लेते हैं तो 1 2 3, 3 का 3 सिलेक्शन करना होगा। 3 सिलेक्शन के लिए हमें अगेन 6 टोटल था, 6 में से 3 को सेलेक्ट करना होगा, 3 को सेलेक्ट करना होगा, हमने कर लिया, 3 को सेलेक्ट कर लिया, और
अब हमारे पास बचा कितना, 4। अगर इस दोनों को नहीं लेना है 4, तो 4 में से हमें कितना सिलेक्शन करना होगा, ठीक है। सो 4 में से 4C1 एक को लेना होगा, तभी तो 3 बनेगा, राइट। समझ में आ रहा है यहाँ पे ये चीज। सो 4C1 को यहाँ पे हमें घटाना होगा। ओके, 4C1 क्यों घटेगा, क्योंकि 7 और 8 हमें नहीं लेना है, 7 और 8 नहीं लेना है एक साथ। तो एक 7 आ सकता है और एक 8 आ सकता है, तो इसका मतलब है 7 और 8 हमेशा आ रहा है। ये क्या है, 4C1 क्या है कि ऐसा तरीका जिसमें 7 8 हमेशा हो। तो 7 और 8 इंक्लूड हो गया, ठीक है। 6 में से 2 ले लिया हमने, इसका मतलब है बचा 4, 4 में से कोई एक लेंगे। सो 4C1 यहाँ पे क्या बता रहा है कि 1 2 4 6 7 8 में 7 और 8 हमेशा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बनाएंगे ग्रुप कितने का, 3 5, ये तो हमेशा रहेगा 3 5, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब हमें हमारे पास कितने बचे हुए, 6। 6 में से हमें कितने सिलेक्शन करने होंगे, 4 को, तभी तो 1 2 3 4, क्योंकि 3 और 5 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, 6 में से 4 को। देखिए क्या होता है कि अगर हमारे पास n है थिंग और r को सेलेक्ट करना है जिसमें p हमेशा साथ हो, मतलब हमेशा हो, तो टोटल हो जाता है n माइनस पी सी r माइनस पी, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास 8 है, 8 में से हमें सिलेक्शन करना है, 2 हमेशा रहे, तो ये n 8 हो जाएगा, p हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो n माइनस पी 2 हो जाएगा। और हमेशा 2 हो तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 हमेशा हो तो 6 में से 2 घटेगा तो 4, तो 6C4 फॉर्मूला से भी ले सकते हैं माइनस। अब यहां से 6C4 में हमें क्या घटाना होगा, देखिए फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूं। 1 2 4 7 8, 1 2 4 1 2 4 6 7 8, 6 भी ले लेते 7 और 8, इसमें से हमें वो चीज लेना है जिसमें 7 और 8 हमेशा हो। तो 7 और 8 हमेशा होगा तो 7 8 को हमें क्या करना होगा, ले लिया। इसका मतलब है 1 2 3 4, 4 में से हमें 2 का सिलेक्शन करना होगा, 4C2। 4 में से 2 का सिलेक्शन किया तो इसका 4C2 का कहने का मतलब है कि इसमें से हमने कितना, 4 का सिलेक्शन किया जिसमें 7 और 8 हमेशा अवेलेबल हो। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया। अब इसी को हमें कैलकुलेट करना होगा, तो कितने बनेंगे, तो ये तो 6 हो गया, ठीक है। 6C2 यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, 6C2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4। सो दिस इज 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 4। सो दिस इज 15। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 बार में, तो ये 15 हो गया। यहाँ पे रेट से लिखते जाता हूँ मैं, ये हो गया हमारा, इसका वैल्यू हो गया 15। 4C0 का वैल्यू होगा 1। देखिए 4C0 फैक्टोरियल 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 0 4 फैक्टोरियल 4, सो दिस इज कैंसिल, सो दिस इज 1। 6C3 की बात करें, 6C3 हो जाएगा फैक्टोरियल 6 ओवर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3। सो फैक्टोरियल 3 कैंसिल, ये 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 बार में। फैक्टोरियल 3 इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, तो ये 5 का 20 हो जाएगा। सो 6C3 इज कितना हो गया, ये 20, ये हो गया 20, ठीक है। और 4C1 इज 4, और 6C4 6C2 के बराबर होगा तो ये 15, और 4C1 के बराबर होगा, आई होप देख लेते हैं, फैक्टोरियल 4 ओवर फैक्टोरियल नहीं, फैक्टोरियल 2, सो 4 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 6 के बराबर होगा, ये 4C2 6 के बराबर हो गया। तो अब देखिए 6 प्लस 15 6 21, या ऐसे देखिए 15 15 30 30 20 50 6 56 56 56 माइनस 6 4 10 1 11 माइनस 11, सो दिस इज 47। यहाँ ऑप्शन तो है नहीं, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देना होगा कि कितना होगा, 47 ऐसे ग्रुप बनेंगे जिसमें हमेशा 3 और 5 होगा और 7 और 8 एक साथ नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 इजी सा क्वेश्चन है, एनालिसिस हम लोगों ने किया था।
इक्वेशन बनाएंगे, ध्यान से इक्वेशन बनाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे और अगर आपने किया भी होगा तो हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अमल परचेज सम पेन एट ₹8 ईच, मतलब 8 रुपये पर पीस के हिसाब से अमल पेन खरीदता है। टू सेल ही हायर एन एम्प्लॉय एट ए फिक्स्ड वेज, एक एम्प्लॉय को हायर करता है उसे बेचने के लिए फिक्स्ड वेज, मतलब उसका जो पेमेंट करेगा वो फिक्स है। ही सेल, जो एम्प्लॉय है वो सेल करता है 100 ऑफ दीज पेन एट 12 ईच, 100 पेन को 12 रुपया में बेच देता है, और बाकी पेन को इफ द रिमेनिंग पेन आर सोल्ड एट ₹11 ईच, अगर बचा हुआ पेन जो भी है अगर 11 रुपये पर पीस के हिसाब से बेचता है, देन ही मेक्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹300, 300 का प्रॉफिट होता है। अगर while he makes a net loss 300 if the remaining pens are sold at ₹9 each, the wages of employee in INR, इंडियन रुपीज में वेजेस का एम्प्लॉय का वेजेस क्या, को ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। देखिए एम्प्लॉय का वेज मान लेते हैं कि देखिए अमल कितना पेन खरीद रहा है एक्स, ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉस्ट प्राइस is equal to 8 रुपीज पर पीस, 8 रुपीज पर पीस है या पर पेन है, और 8 रुपीज पर पीस है। मान लेते हैं कि वेज जो है एम्प्लॉय का, वेज जो है एक्स है, जो हमें फाइंड करना है, ठीक है, फिक्स वेज है ये एक्स है। अब 100 पेन ये 12 रुपया में बेचता है, तो सेलिंग प्राइस 100 पेन का 100 मल्टीप्लाई बाय 12, 100 मल्टीप्लाई बाय 12 इफ द रिमेनिंग, अच्छा इसके बाद 100 पेन बेचने के बाद कुछ पेन बच जाता है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, तो उसे मान लेते हैं कि वो पेन बचा हुआ रिमेनिंग पेन कितना है वाई है, उसको 11 रुपये में बेचता है। सो वाई रिमेनिंग पेन का सेलिंग प्राइस वाई मल्टीप्लाई बाई 11 हो गया, देन ही मेक्स ए नेट प्रॉफिट ऑफ ₹300। अब देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट को इक्वेशन में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखेंगे। सेलिंग प्राइस 1200 किसका 100 गुने 12 प्लस सेलिंग प्राइस 11 वाई, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस कितना होगा इसका, कॉस्ट प्राइस इज माइनस ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 8, हर पेन का कीमत, और कितना पेन है 100 प्लस वाई, 100 को 12 रुपये में बेचता है, वाई को 11 रुपये में, तो कितना खरीदा होगा 100 प्लस वाई। इतना खरीदने के बाद इसमें वेजेस भी लगा होगा, क्या है एक्स, तो ये प्रॉफिट कह रहा है, वेज को घटाएंगे सेलिंग प्राइस में, देखिए सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस और एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, ये प्रॉफिट कह रहा है कि 300 है, ध्यान समझेंगे। अब इसी को हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, सो वी कैन राइट हियर 1200 प्लस 11y माइनस 800 माइनस 8y माइनस x इज इक्वल टू 300, प्रॉफिट है तो 300। अब देखिए 1200 माइनस 800 कितना हो गया, 1200 माइनस 800 300, ठीक है, 11y, अच्छा 300 इधर है, 300 राइट हैंड साइड में है तो 0 हो जाएगा, सो 11y माइनस 8y, तो 11 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 8 दैट इज 3y माइनस x, ठीक है, x अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू 0, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। सेकेंड केस में क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस अगर कह रहा है कि रिमेनिंग पेन को अगर वो 9 रुपये में बेचता, 11 रुपये में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, अगर 9 रुपये में बेचता तो स्टेटमेंट क्या बन जाएगा हमारा, 1200 रिमेनिंग प्राइस, 100 पेन तो बेचा 12 रुपये में तो 1200 हो गया 100 पेन का सेलिंग प्राइस, प्लस रिमेनिंग प्राइस हमने रिमेनिंग पेन हमने माना है वाई, इसको 9 रुपीज में बेच रहा है, सो 9y माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8 इंटू 100 प्लस वाई माइनस इसमें वेज कितना लग गया x, ये घटा दिया हमने, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे लॉस कह रहा है कि 300 का लॉस होगा, तो लॉस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अधिक हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1200 प्लस 9y
-800, ओके, -8y, 9y -8y माइनस एक्स इज इक्वल टू -300, ठीक है। सो यहां से 9y -8y कितना हो गया, y माइनस x, so this is equal to 1200 minus 800, तो 400 राइट हैंड साइड में चला जाए तो -400 -400 माइनस, तो इससे -700 हो गया, -700। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है x की वैल्यू। सो वी कैन राइट हियर y माइनस x इज इक्वल टू -700। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सो x की वैल्यू निकालने के लिए y को बराबर करते हैं 3y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y माइनस 3x, तो ये कितना हो जाएगा 3 से, तो -2100, ठीक है, 2100 हो गया। और भी कुछ आ रहा है, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, ये 400 होगा। देखिए देखिए ध्यान से देखें, ये -100 होगा आई थिंक, 1200 माइनस 800, तो 400 राइट हैंड चला जाएगा तो -100 बचेगा, इसको करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये -100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। सो y से y कैंसिल, सो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 2100 माइनस 100, दैट इज 2000, ठीक है, 2000 हो गया। सो y इज सॉरी x होगा, x, ठीक है, 3x माइनस एक्स, वाई कैंसिल हो गया। सो x इज इक्वल टू 2000 डिवाइड बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1000। तो वेजेस जो आएगा वो 1000 रुपीज होगा। ध्यान से क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है साइमल्टेनियस इक्वेशन का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 9 जो है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन देखेंगे पहले। अ बास्केट ऑफ 2 एप्पल, एक बास्केट है जिसमें एप्पल 2 है, ऑरेंज 4 है एंड मैंगोज 6 है। चलिए पूरा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। A basket of 2 apple, 4 oranges and 6 mangoes cost the same as the basket of 1 apple, 4 oranges and 8 mangoes, or a basket of 8 oranges and 7 mangoes. Then the number of mangoes in a basket of mangoes that has the same cost as the other basket is. इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये इक्वेशन सॉल्व करके निकलेगा या रेशियो से निकलेगा। चलिए, हमारे पास एप्पल है, एप्पल का कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं एक्स है, यहाँ पे एप्पल लिख लेते हैं, यहाँ पे ऑरेंजेस लिख लेते हैं, यहाँ पे मैंगोज लिख लेते हैं। वेरिएबल हम लोग एक्स वाई जेड के हिसाब से मान, तो कॉस्ट ऑफ एप्पल मान लेते हैं एक्स पर पीस, वाई ऑरेंजेस का और मैंगोज का जेड, ठीक है, वेरिएबल मान लिया। अब कह रहा है जो पहला बास्केट है उसका कॉस्ट कितना है। सो पहला बास्केट का कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z, फर्स्ट बास्केट का। दूसरा बास्केट का कॉस्ट जो हो जाएगा वो x प्लस 4y प्लस 8z, और तीसरा बास्केट का कॉस्ट कितना हो जाएगा 8y प्लस 7z। क्योंकि तीनों बास्केट का कॉस्ट क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लोगों ने इक्वल कर दिया। सो इसको हम लोग फर्स्ट मान लेंगे, इसको सेकंड मान लेंगे, इसको थर्ड मान लेंगे। रेशियो का क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन आएगा, अगर फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे, सो 2x प्लस 4y प्लस 6z, दिस इज इक्वल टू x प्लस 4y प्लस 8z। इसको सिंप्लीफाई कर ले, सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं हम लोग सॉरी, x 4 बाई कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2z, ये सिंप्लीफाई करके x इज इक्वल टू 2z हो गया, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड को देखते हैं। सेकेंड एंड थर्ड को अगर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस z इज इक्वल टू x प्लस 4y इधर है और 8y इधर है, तो 0y होगा, ध्यान से देखेंगे, प्लस z इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 4y, ठीक है, 4y। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज।
x प्लस जेड इज इक्वल टू 4y। सो अगर x इज इक्वल टू 2z डालें, 2z प्लस z इज इक्वल टू 4y, hence 3z इज इक्वल टू 4y। अब देखिए, ये फर्स्ट इसको मान लेते हैं, ये इक्वेशन ए है, ये इक्वेशन बी है। इस दोनों इक्वेशन से क्या कर सकते हैं हम लोग, x ओवर z इज इक्वल टू 1 ओवर x ओवर z इज इक्वल टू 2 ओवर 1। ओके, और यहां से y ओवर z अगर हम देखें y ओवर z, सो दिस इज इक्वल टू 3 ओवर 4। सो दिस इज इक्वल टू 3 ओवर 4। इस दोनों रेशियो को अगर डिवाइड करेंगे फर्स्ट को सेकंड से, तो x ओवर y इज इक्वल टू 2 ओवर 3 इंटू ये 4 ऊपर में चल जाएगा 4, तो हम लिख लेंगे 8 ओवर 3। सो वी हैव x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 3 और y ओवर z इज इक्वल टू 3 ओवर 4। ठीक है, y सेम है, तो रेशियो डायरेक्ट यहां से लिख सकते हैं हम लोग, x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू 8 इज टू 3 इज टू 8 इज टू 3 इज टू 4। रेशियो निकल गया। ठीक है, या यहां से आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 8 के, y बराबर 3 के, y बराबर 3 के और z बराबर 4 के। तो रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो x इज टू y इज टू z रेशियो का जो लेक्चर है ये ऑलरेडी हम लोगों ने किया है। ये रेसनिक हॉल एंड नाइट के बुक से किया, तो आप रेशियो का लेक्चर भी देख सकते हैं, सर्च करना पड़ेगा आपको, कैट वाले पेपर में मिल जाएगा, कैट वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो वी कैन राइट फ्रॉम हियर। अब यहाँ पे काम की बात क्या आ जाता है, देखिए लेंदी लग रहा है, बट इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत तेजी में आप सॉल्व कर पाएंगे। सो x इज इक्वल टू 8 के, y इज इक्वल टू 3 के, z इज इक्वल टू 4 के, ये चीज आ गया। ठीक है, तो x का जो कॉस्ट होगा डेट इज एप्पल का कॉस्ट 8 के बराबर हो जाएगा, y का कॉस्ट इतना का और z का इतना का 4 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कॉस्ट ऑफ, अगर हम इसकी बात करें के टर्म में, फर्स्ट बास्केट, तो x इज 8 के, सो वी कैन राइट हियर के टर्म में 16 के ये हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, प्लस 4 के जगह ये 12 के हो जाएगा, 12 के प्लस 6 24 के ये हो जाएगा। और ये जो अगर हम देखेंगे 24 की सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 6 12 के, दो हाथ में 1 और 2 1 3 1 4 1 5 52 के हो गया, 52 के। सिमिलरली अगर इसको देखेंगे k इज इक्वल टू 8 के, कॉस्टिंग यहाँ 52 के आएगा फर्स्ट बास्केट का। सेकेंड बास्केट का अगर हम देखें 8 के प्लस 4y है, तो ये 4 इंटू 3 के डेट इज 12y, ये चेक कर रहे हैं, प्लस 8 चौका 32, तो यहाँ से भी हमारा 32, ये भी 52 की आ जाएगा, और 8y और 7z करेंगे तो 28 प्लस 32, 8y इज 8y, सो 24 के, ठीक है, प्लस 7 चक 28, 24 के 28 के, सो दिस इज अगेन 52 के। तो कॉस्ट ऑफ ईच बास्केट इज 52 के। ओके, सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मैंगोज जिसका सेम कॉस्ट होगा बास्केट का। सो नंबर ऑफ मैंगोज इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ बास्केट डेट इज 52 के। आई होप क्लियर हो गया होगा, डिवाइड बाई कॉस्ट ऑफ मैंगो, और मैंगो किसे हमने माना है, जेड को, जेड का वैल्यू 4 के है, सो दिस इज 4 के से के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। ऑप्शन में यहाँ पे 13 है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आप फॉलो करते हैं तो कॉन्सेप्ट तो थोड़ा 2-3 मिनट अधिक लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन आपका सटीक आंसर आ जाए। ठीक है, गलती होने की चांसेस नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर ले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे और इनइक्वालिटी के इक्वेशन को स्क्वायरिंग करके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है काफी टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है मॉडुलस, तो ये क्वेश्चन जो है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 1-2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएगा। मॉडुलस का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो थोड़ा सा मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ मॉडुलस होता क्या है। मॉडुलस आपको समझना बहुत जरूरी है, ज्यादा कुछ नहीं समझना है, बस थोड़ा समझना। देखिए अगर हम बात करते हैं मॉडुलस का, तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या कहते हैं,
सॉल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि बिना निशान के प्लस या माइनस का वैल्यू। जैसे अगर हम बात करें कि ये एक नंबर लाइन है और अगर मैं बोलूं कि मॉड 2 तो मॉड 2 का मतलब क्या होगा 2 और मॉड -2 का मतलब क्या होगा ये भी 2 होगा। ठीक है, मॉड +2 का मतलब भी 2 और मॉड -2 का भी मतलब 2 होगा। लेकिन इसका मतलब से मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू समझने का जरूर ये नहीं है सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू समझे। अगर हम मॉड 2 की बात करें तो मॉड 2 बेसिकली क्या होता है, जो 2 है उसका रेफरेंस पॉइंट 0 से दूरी। तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट 2 है, सॉरी ये रेफरेंस पॉइंट 0 है, तो 0 से 2 का दूरी कितना यूनिट होगा 1 यूनिट और 2 यूनिट। तो ये 2 यूनिट दूरी, दूरी हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर -2 -0 की बात करें, माइनस मॉड 2 की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि रेफरेंस पॉइंट से -2 की कितनी दूरी है, या -2 से जो रेफरेंस पॉइंट है कितनी दूरी पे है, तो ये भी 2 यूनिट की दूरी पे होगा, सो 2 यूनिट होगा। इसका मतलब है कि मॉडुलस एक डिस्टेंस बताता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से, अगर कुछ नहीं है तो 0। तो मॉड x माइनस ए की अगर हम बात करें तो हम इसको ये कहेंगे कि x का वो वैल्यू, ये जो है मॉड x माइनस ए बराबर मान लेते हैं k है। इसका मतलब ये है कि x का वैल्यू जब हम a से निकालेंगे दूरी, मतलब a से x का दूरी निकालेंगे तो वो k होना चाहिए। ये क्लियर, ये चीज है। जैसे मैं बोलूं कि मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 1, इसका मतलब क्या है कि 2 से x का कौन सा वैल्यू होगा, कितना जो होगा जिसका दूरी 1 होगा। तो अगर x बराबर 3 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 होगा, या फिर x बराबर 1 करेंगे तो हमारा दूरी कितना होगा 1 होगा। तो ये जो डिस्टेंस है यही मॉडुलस है, रेफरेंस पॉइंट से वेरिएबल पॉइंट का डिस्टेंस। अब हम बात करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इरेज करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन, ये एक मॉडुलस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैंने यहाँ पे बताया। वैसे मॉडुलस फंक्शन में आप जाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलेशन के फंक्शन में, तो मॉडुलस का एक लेक्चर लिया है, उसमें 2-3 लेक्चर है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ n-16, n एक नंबर है जिसका 60 से डिस्टेंस ये छोटा होना चाहिए उसी नंबर से 100 से डिस्टेंस, और उसी नंबर से n-20 से डिस्टेंस। तो एक जो नंबर है, ये जो नंबर है n, ये वेरिएबल है, और जो रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पे 60 है, 100 है, 20 है, तो इसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग 20 ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग 60 ले लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग 100 ले लेते हैं। ठीक है, 100 ले लेते हैं। ओके, अब हम, ये 3 पॉइंट है और ज्यादा कुछ तो है नहीं, यहाँ पे 3 पॉइंट है। अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पे ले, ठीक है, सपोज 20 से जस्ट पहले, 20 से जस्ट पहले तो 19, तो 19 माइनस 60। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19 माइनस 60 का अगर मॉड करेंगे तो 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 41। ठीक है, 41। अब 19 से 100 की दूरी करें, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 81। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई कर गया। लेकिन 19 से 20 की दूरी करें, मॉडुलस अगर निकालें तो ये 1 हो गया, लेकिन यहाँ पे ये सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब 20 से इधर कोई भी नंबर लेंगे, इवन 20 भी लेंगे, अगर 20 लेंगे तो ये 40 होगा, ये 80 होगा और ये 0 होगा। तो थर्ड वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 20 से लेफ्ट साइड में कोई भी नंबर लेंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा कोई भी नंबर। अब बात करते हैं 20 से 30 के बीच में कोई नंबर लेके देख लेते हैं, मान लेते हैं 30 ले लेते हैं। तो 30 माइनस 60 का मॉडुलस कितना हो जाएगा 30। 30 माइनस 100 का मॉडुलस दूसरे केस में ये हो गया 70। फर्स्ट दो इनइक्वालिटी थी, ये वाला इनइक्वालिटी तो सेटिस्फाई हो गया। अब 30 माइनस 20 करेंगे तो ये 10, जो कि क्या है 70 से छोटा है। तो ये भी इनइक्वालिटी, इस बीच में भी कोई नंबर रहेगा तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इवन 60 ले लेते हैं तो 60 माइनस 60 क्या हो जाएगा 0। 60 माइनस 100 ये 40, और 60 माइनस 20 ये कितना हो जाएगा 60 माइनस 20 ये 40 हो जाएगा इक्वल में। ठीक है, तो क्या ये लेस देन, यहाँ पे लेस देन का आ रहा है नहीं, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन आ रहा है, तो 60 भी नहीं आएगा।
ओके, अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि जो n है वो है इंटीजर। अब n इंटीजर है, 60 नहीं आएगा तो 61 लेके देखते हैं। 61 माइनस, देखिए मॉड ऑफ 61 माइनस 60, सो दिस इज 1। मॉड ऑफ 61 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 39, तो 39 हो जाएगा मॉड में। और मॉड ऑफ 61 माइनस 20, तो ये कितना हो जाएगा 41। तो ये 61 हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब 61 सेटिस्फाई हो रहा है, अब कितना वैल्यू आएगा ऐसा यही कह रहा है क्वेश्चन। तो एक वैल्यू तो 61 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू टोटल देखना है, तो एक काम करेंगे यहाँ पे कि चलिए इसके बीच में एक पॉइंट आएगा 80, 80 पे चेक कर लेते हैं रैंडमली। ठीक है, कोई भी पॉइंट पे लेके आपको एक एक पॉइंट चेक करना होगा, लेकिन मिड पॉइंट पे हम ले चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिकल फंक्शन के हिसाब से देखेंगे। अगर 80 डालेंगे तो n माइनस 60, तो देखिए n माइनस 60, 80 माइनस 60 का मॉड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20। अगर हम 80 माइनस 100 का मॉड करेंगे तो ये भी 20 आ जाएगा। अगर हम 80 माइनस 60 का मॉड करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 80 माइनस 20, तो ये हमारा 40। तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है नहीं, यहाँ पे इक्वल का साइन आ रहा है, 2 20 बराबर 20। तो चलिए 80 से जस्ट छोटा 79 अगर लेते हैं, मतलब 80 से अगर अधिक जाएंगे तो अब इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब है 60 से अधिक होगा, और 80 से छोटा देख लेते हैं, 79 ले लेते हैं। 79 ले लेते हैं तो n माइनस 79, तो सॉरी 79 माइनस कितना है 60, तो ये 19 हो जाएगा। मॉडलस की बात करेंगे 19, और 79 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 21 सेटिस्फाई कर रहा है, और 79 माइनस 20, और ये हो जाएगा 9, और 9 हो जाएगा, और ये 5 सेटिस्फाई कर रहा है। 19 से 21 भरा है, 21 से 59 भरा है, इसका मतलब है 61 हो जाएगा। 62 को भी चेक कर लीजिए आएगा, तो 61 से लेके 79 तक, 79 से लेके 61 तक, तो 61 तो लेना होगा, तो 60 को घटा लेंगे, सो 9, और ये 19 ऐसी वैल्यूज है जो कि इसे सेटिस्फाई करेगा। बहुत ही मजेदार इनइक्वालिटी का क्वेश्चन कैट के द्वारा पूछा गया है। ठीक है, अगर आप इक्वेशन स्क्वायरिंग करके लेंगे तो बहुत सारे प्लस माइनस साइन आएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को इस तरह से यूज करेंगे तो आपका क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे समझाने में टाइम लगा है, लेकिन अगर क्वेश्चन करेंगे 2-3 मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों ने कर लिया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 इजी क्वेश्चन है, टफ नहीं है, आप आराम से इस क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए, हो जाएगा क्वेश्चन। थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, अगर आपको खुद से करना है वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को कीजिए। चलिए मैं करता हूँ क्वेश्चन। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर ग्रेटर देन 100? 3 डिजिट नंबर हमें फाइंड करना है, कितने ऐसे होंगे जो कि 100 से बड़ा होगा, एंड इंक्रीज्ड बाय 198 when the 3 digits are arranged in the reverse order। बेसिकली क्लास 9th का क्वेश्चन है ये। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में इस तरह क्वेश्चन आता है कि एक डिजिट को रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा। तो 3 डिजिट का नंबर हम लोग ले लेते हैं, इसको लिख लेते हैं XYZ, XYZ, ये 3 डिजिट का नंबर होगा। इसको एक्सपेंशन फॉर्म में लिखते हैं 100x प्लस 10y प्लस z। अब इसे रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा YZ, YX, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 100z प्लस 10y और प्लस x। ठीक है, अब कह रहा है कि जब रिवर्स कर लेते हैं तो ये 198 से अधिक हो जाता है, तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, सो वी हैव 100 माइनस x, 100x minus x, so this is 99x, and 10 minus 10 is 0, z minus 100z, so this is 99z, so this is equal to कितना अधिक है 198। ठीक है, so 99 को अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x minus z आ जाएगा, so this is equal to 198, so x minus z is equal to 198 डिवाइड बाई 99, सो यहाँ पे आ गया 2, मतलब x माइनस जेड इज इक्वल टू 2।
कहने का मतलब है कि 100 प्लेस पे जो डिजिट होगा और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट होगा उसका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा। तो क्या कितने ऐसे पॉसिबल है? सो देखिए, अगर x इज इक्वल टू 2 लेंगे तो y इज सॉरी z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, 1 तो ले नहीं सकते, माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर 0 होगा तो जेड वाई एक्स 2 डिजिट नंबर होगा, तो x2 नहीं होगा, हमें 3 डिजिट नंबर लेना है। तो x3 y1 बन जाएगा, ठीक है, 3113 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। x4 y2, x5 y3, x6 y4, x7 y5, x8 y6, x9 y7, ठीक है, ये बन गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे x और z के पेयर बनेंगे। अब देखिए y का वैल्यू क्या हो सकता है, क्या y का वैल्यू 0 हो सकता है? यस, 1 0 3 3 0 1। y का वैल्यू 2 भी हो सकता है, y का वैल्यू 3 भी हो सकता है। तो y का वैल्यू 0 से लेके 9 तक कितने वैल्यू होंगे? 10 वैल्यू होंगे। इस केस में भी 10 होंगे, इस केस में भी 10 होंगे, इस केस में भी 10, इस केस में भी 10, इस केस में भी 10, इस केस में भी 10 और इस केस में भी 10। तो टोटल नंबर ऑफ ऐसे कितने आएंगे 3 डिजिट नंबर? 7 मल्टीप्लाई बाई 10, सो दिस इज इक्वल टू 70। तो 70 ऐसे नंबर होंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 6 4, एक बीच में ले लेते हैं 5 और रिवर्स करें 4 5 6, सब्सट्रैक्ट कीजिए, 14 में से 6 जाएगा 8, 9 में 14 में से 5 जाएगा 9, ठीक है, और ये 5 में से 198। तो अब कुछ भी डाल के देखेंगे, अगर रिवर्स करेंगे तो ऐसे 70 नंबर 70 नंबर बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 70। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो।